दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज पहली बार सीधी बात में चर्चा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कारण आप सभी जानते हैं। सोशल मीडिया ने यह दुखद खबर आपके पास पहुंचा ही दी होगी। जो तकलीफ मुझे हो रही है, उसी से आप भी गुजर रहे होंगे। कैसा दुर्भाग्य है हमारा, हमारे लोकतंत्र का, जो ऐसी अमानवीय घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जो भी हो, मैंने काफी देर तक पूरी कोशिश की कि मैं रायबरेली के 38 वर्षीय दलित हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से परहेज करूं। लेकिन मेरी अंतरात्मा की आवाज ने मुझे विवश कर दिया कि मुझे कितना भी अप्रिय लगे, मुझे इसका मुझे इसकी राजनीतिक समीक्षा करनी ही होगी। इसलिए मैं इस घटना का एक आख्यान आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। यह आख्यान सामाजिक है, राजनीतिक है और विचारधारात्मक भी है। एक तरफ हिंदुत्ववादियों द्वारा एक दलित की बेरहमी से भरी हत्या है, दूसरी तरफ उस दलित की आर्त पुकार है राहुल गांधी के लिए कि मुझे बचा लो, और तीसरी तरफ भाजपा के केंद्रीय और प्रादेशिक खेमों में छाया हुआ सन्नाटा है। चौथी तरफ हिंदुत्व के सोशल मीडिया पर सक्रिय पैरोकारों द्वारा जातियों को गिनने की राजनीति है। इसके जरिए वे इस घटना की जिम्मेदारी से बचने की कुत्सित कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए, गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर उन 2005 की रात को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में यह दिल दहलाने वाली घटना घटती है। मैं कुछ भी आगे कहूं, इससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि गांधी जयंती मनाने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इनकार कर दिया है। उसने केवल अपना शताब्दी वर्ष मनाया है 2 अक्टूबर को ही। उसी दिन बाबा वाले हिंदुत्ववादियों ने हरिओम की निर्मम हत्या की है। फतेहपुर जिले के तुरावली का पुरवा गांव निवासी 38 वर्षीय दलित युवक हरिओम वाल्मीकि, जो मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ भी था, अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया था। ग्रामीणों ने उन्हें ड्रोन चोर या चोर समझ लिया और लाठियों, बेल्टों व डंडों से घंटों पीट पीट कर हत्या कर दी। इससे पहले जब हरिओम को ग्रामीणों ने घेर रखा था, तब वहां पुलिस की एक वैन आई, क्योंकि उसकी शिकायत सामने ढाबे वाले ने की थी। लेकिन पुलिस वालों ने हरिओम की सुरक्षा करना उचित नहीं समझा और वो एक तरह से उसे भीड़ के हवाले छोड़कर आगे चले गए। हरिओम का शव ईश्वरदास रेलवे स्टेशन के पास अर्धनग्न अवस्था में फेंक दिया गया। हरिओम को चोरी के शक में ही भीड़ ने बेरहमी से पीटा था। वीडियो में दिखा कि वे बेसुध अवस्था में करहा रहे थे, लेकिन हमलावर नहीं रुके। अंतिम क्षणों में उन्होंने मदद की गुहार लगाते हुए बार बार राहुल गांधी, जो रायबरेली से सांसद भी हैं और विपक्ष के सर्वोच्च नेता हैं, संसद में विपक्ष के नेता हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है, का नाम लिया। जवाब में हमलावरों ने ठहाके लगाते हुए कहा, यहां सब बाबा वाले हैं। इसका इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से योगी आदित्यनाथ से था। सब लोग जानते हैं कि योगी जी को पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाबा कहकर बुलाया जाता है। उनके विरोधी भी उन्हें कहते हैं कि बाबा ने आज ये कह दिया, बाबा ने वो कर दिया। उनके समर्थक भी कहते हैं कि बाबा ने बुलडोजर चला दिया, उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। बाबा का सीधा मतलब है योगी आदित्यनाथ। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और हिंदुत्व की राजनीति और उसके सत्ताधारियों का तथाकथित सनातनी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। सब कुछ स्पष्ट है। अब मारने वाले कौन थे? बाबा के आदमी थे। उनके आघातों से मरने वाला बचाने के लिए आखिरी क्षणों में किसे पुकार रहा था? राहुल गांधी को। मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन? इस घटना ने इस हकीकत को हमेशा के लिए आम लोगों के मानस में दर्ज कर दिया है। दोस्तों, इस घटना का प्रमाण एक वीडियो की शक्ल में 4 अक्टूबर को सामने आया। मेरे ख्याल से इस समय तक देश में करोड़ों लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे। यह वीडियो 1 मिनट 21 सेकंड का है। इसमें दिख रहा है कि एक युवक जमीन पर अर्धनग्न पड़ा है। एक आदमी ने उसकी गर्दन पर पैर रखा हुआ है। कुछ लोगों ने उसके दोनों पैरों को पकड़कर खींच रखा है। भीड़ ने उसी की कमीज से उसके दोनों हाथ बांस के डंडे से पीछे बांध दिए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ में से कुछ लोग उसकी जांग और प्राइवेट और उसके गुप्तांगों पर बेल्ट और डंडों से प्रहार कर रहे हैं। भीड़ गालियां देते हुए उस युवक से उसका नाम पता पूछ रही है। युवक के मुंह से निकलता है हनुमानगंज और गुड्डू भैया।
उसके बाद भीड़ उससे पूछती है कि बाकी 3 लोग कहाँ हैं? इसके बाद भीड़ में से एक युवक कहता है कि मारते रहो, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। इसके बाद युवक दर्द से कराहते हुए जोर से बोलता है, अम्मा, अपनी माँ को आवाज़ देता है। भीड़ गालियाँ देते हुए उसके ऊपर पानी डालती है। उसकी दोनों जाँघों और गुप्तांगों पर लगातार बेल्ट और डंडे बरसाए जा रही है। चेहरे पर पानी पड़ते ही युवक जोर से चिल्लाकर कहता है, राहुल गांधी। उधर भीड़ में से कोई कहता है, यहाँ सब बाबा वाले आदमी हैं। कुछ युवक कहते हैं कि भगत सिंह का नाम ले लो, चंद्रशेखर आजाद का नाम ले लो। इसके बाद उस वीडियो में एक युवक यह कहते हुए भी सुना जाता है कि इसे मारते हुए हम थके जा रहे हैं। दोस्तों, हरिओम वाल्मीकि के परिवार को राहुल गांधी ने 3 बार फोन किया और 15 मिनट उनके परिजनों से राहुल गांधी की बातचीत हुई। फतेहपुर के रहने वाले हरिओम के भाई शिवम ने बताया है कि राहुल गांधी से रात करीबन 9 बजे से 9:35 के बीच 3 बार फोन पर बात हुई। पहली बार उन्होंने रात को 9:10 पर फोन किया। राहुल गांधी ने कहा, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूं, आपके पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा कि पिताजी बाथरूम में हैं, लौट कर आने पर बात कराएंगे। इसके बाद कॉल भंग हो गई। दूसरी बार 9:25 पर उनका फोन आया। इस बार भी बातचीत नहीं हो पाई और फोन कट गया। तीसरी बार 9:35 पर फिर से राहुल का फोन आया। इस बार हरिओम के पिता गंगादीन ने फोन पर बातचीत की। राहुल गांधी ने उनसे कहा, मैं आपके परिवार के साथ खड़ा हूं, हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। आपकी तबीयत कैसी है? लेकिन गंगादीन ने फोन उसके भाई को पकड़ा दिया। उसने कहा, सर हम लोग बहुत परेशान हैं। इस पर उन्होंने कहा, परेशान मत होइए, कांग्रेस आपके परिवार के साथ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, कल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आपसे मिलने आएंगे। ये बातचीत करीब 15 मिनट चली। इसके बाद फिर फोन बीच में भंग हो गया। दोस्तों, ये जो विवरण मैंने आपको दिया है, ये विवरण देश के सबसे ज्यादा छपने वाले अखबार भास्कर में छपा है। मैंने उसी की मदद से ये विवरण आपके सामने पेश किया है। एक अमर उजाला अखबार का विवरण मैंने पढ़ा है, उसमें भी इस प्रकार का विवरण छपा है। देश में सब लोग जानते हैं। इस विवरण में देखे मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई है। जो नई बात मैं समझता हूं, जो आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि इतनी भीषण घटना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या वो केंद्र सरकार का हो, कुछ नहीं बोल रहा है। वो सफाई देने की जरूरत भी नहीं समझता। उनके किसी नेता ने बस ये कहा है कि एक दर्दनाक हत्या हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए और पुलिस अपना काम करेगी। ये इस तरह की औपचारिक और घिसी-पिटी बातें कही गई हैं। इस सवाल के साथ में जो महत्वपूर्ण पहलू, सामाजिक, राजनीतिक, विचारधारात्मक पहलू जो जुड़े हुए हैं, उन पहलुओं के ऊपर भाजपा का कोई व्यक्ति बोल रहा है, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई व्यक्ति बोल रहा है, ना उत्तर प्रदेश सरकार का कोई व्यक्ति बोल रहा है, ना केंद्र सरकार का कोई व्यक्ति बोल रहा है। ये स्थिति है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के जो पैरोकार हैं, उनके जो हैंडल हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो एक निर्लज्ज किस्म की जातिगत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने जो 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है, सबसे पहले उन्होंने उनकी जातियां गिनाई। देखिए, एक के नाम के आगे सिंह लगा है, एक के नाम के आगे मौर्य लगा है, वगैरह वगैरह। कौन ओबीसी है, कौन राजपूत है, कौन क्या है, ये सब उन्होंने गिनाया है। और ये कह के वो बताना चाहते हैं कि भाई ओबीसी लोगों ने दलितों को, एक दलित की हत्या करने में भागीदारी की है। इस प्रकार की वो बात करना चाहते हैं। सीधी साजिश है। वो दिखाना चाहते हैं कि इसका आ, भारतीय जनता पार्टी से या भाजपा की सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो, और फिर दूसरा एक और हथकंडा होता है। जब ये बात आती है कि भाई आ, मारने वाले कह रहे थे कि हम तो बाबा के आदमी हैं, तो वो कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को कहा जाता था। आप देख लीजिए, कई जगह आपको सोशल मीडिया में इस तरह की बातें मिल मिल जाएंगी कि बाबा साहब अंबेडकर को कहा जाता था। और सब लोग बाबा का मतलब ही होता है बाबा साहब अंबेडकर। वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर कोई जिम्मेदारी न जाए, इसलिए सीधे सीधे वो बाबा का मतलब बाबा साहब अंबेडकर बता रहे हैं। आपको ये बातें सुन, मेरी बात सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा।
और इसमें ये भी सोचने की बात है कि ऐसा करके वो दलितों और ओबीसी समाज के बीच में एक फूट भी डालना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि सारा का सारा सारी ज़िम्मेदारी ओबीसी समाज की ज़िम्मेदारी है। और इससे हो सकता है कि अखिलेश और कांग्रेस ने मिलकर जो उत्तर प्रदेश में पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति शुरू की है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत प्रभावशाली साबित हो चुकी है, उस राजनीति के ऊपर इसके ज़रिए वो लोग हमला हमला करना चाहते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले किस हद तक अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, गलत नैरेटिव चला सकते हैं और लोगों को भरमाने की कोशिश कर सकते हैं। अब भला इन तथ्यों से कौन इनकार करेगा कि उत्तर प्रदेश इस समय दलितों पर अत्याचार के मामले में सारे भारत में सबसे सबसे ऊपर है। 2022 में उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले आए। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार के 51,656 मामलों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 23.78 था। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश से अधिक था और 2021-22 में उत्तर प्रदेश में दलितों पर हुए अत्याचारों में 16% की बढ़ोतरी हुई। अब बहुत भयानक किस्म के आंकड़े हैं। अगर आप 2017 से 2022 का रुझान देखें, 2017 में ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, तो आप पाएंगे कि योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के मामले बहुत बढ़े हैं। 2017 में 8,000 से बढ़कर 2022 में 15,000 से ज्यादा ये मामले हो गए। बलात्कार के मामले में दलित महिलाओं पर बलात्कार में 43% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के मामले भारतीय जनता पार्टी 75% मामले जो है उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आते हैं। अब हाल की जो प्रमुख घटना है, मैं जो अभी रायबरेली में घटना हुई है उसको निकाल के कह रहा हूँ। सुल्तानपुर का गैंगरेप जो मई में हुआ है, उसके बाद रामपुर में दलितों पर जो हमला हुआ है वो अप्रैल में हुआ था। उसके बाद बलिया में जो हुआ है वो अगस्त में हुआ था और प्रयागराज में जो हत्या हुई है वो 2025 में हुई है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बाबा के राज्य में दलित, आदिवासी और ओबीसी असुरक्षित हैं, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। बाबा के राज में सिर्फ हिंदुत्व का हथौड़ा चल रहा है। लोग उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं, मैं उन्हें हिंदुत्व का हथौड़ाबाज मुख्यमंत्री कहता हूं, हिंदुत्व का बाहुबली मुख्यमंत्री कहता हूं। केवल उनका हथौड़ा चल रहा है, इसके अलावा बाबा राज में कोई नहीं हो रहा है। मुझे सोचकर ताज्जुब है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस परिस्थिति को उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस परिस्थिति को नहीं देख रहे हैं? मैंने कई बार कई मंचों में समीक्षा करते हुए सवाल उठाया है कि उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे अरसे तक राजनीति में पिटने के बाद में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने बड़ी कोशिश करके एक सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था। इसमें ओबीसी जातियों को भी जगह दी गई थी, अति पिछड़ों को भी जगह दी गई थी, दलितों को भी उसके अंदर कुछ कुछ जगह थी। उसका परिणाम ही था कि 2017 में उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई। उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें जीत हासिल हुई थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल हुई। उसमें इस गठजोड़ का, दूसरे तमाम पहलुओं का हाथ था, लेकिन इस गठजोड़ का भी हाथ था। योगी आदित्यनाथ ने एक तरफा हिंदुत्व की हथौड़ेबाजी करके इस पूरे गठजोड़ को छिन्न-भिन्न करने की पूरी कोशिश की है। सब लोग लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि भाजपा का आलाकमान और भाजपा के रणनीतिकार ये मानते हैं कि हम किसी के ऊपर भी अत्याचार करें, कुछ भी करें, चुनाव से पहले हम कुछ ऐसी ऐसी युक्तियां, ऐसी ट्रिकें, ऐसे हथकंडे खोज कर हम लाएंगे जिससे ये सारी एंटी इनकम्बेंसी और सरकार के खिलाफ जो कमजोर जातियों में विक्षोभ है, वो विक्षोभ या तो मंद पड़ जाएगा या दूर हो जाएगा। सिर्फ बिहार में रुपए बांटे जा रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश में भी सरकार अपनी झोली खोल देगी और लोगों को सरकारी धन दबादब बांटा जाएगा। देखिए क्या होता है। लेकिन मैं यकीन के साथ इस बात को जानता हूं कि जनता जो समझना चाहती थी वो समझ चुकी है। वो जान चुकी है कि मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है और
मारने वालों को उनकी ज़िम्मेदारी से बचाने के लिए उन्हें पतली गली मुहैया कराने वाले कौन हैं? धन्यवाद। आज बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको नई परख के वीडियो पसंद आते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमें सुझाव भी दीजिए। बताइए भी कि हम अपनी पत्रकारिता को और कैसे बेहतर कर सकें। धन्यवाद।